हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम फॉर पीआरटी एंड टीजीटी। तो प्रीवियस वीडियो में हमने सीखने में अभिप्रेरणा के बारे में देख लिया था, किस किस तरीके से अभिप्रेरणा क्या क्या योगदान देती है, क्या महत्व है सीखने में और किस किस तरीके से अभिप्रेरणा का यूज़ कर सकते हैं सीखने में। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने आपको बता दिए थे। आज अभिप्रेरणा के घटक के बारे में बात करेंगे, फैक्टर्स या कंपोनेंट्स ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये समझ लीजिए एक तरह से कि पूरे जो अभिप्रेरणा है उसका एक तरह से हम कह सकते हैं, एक निष्कर्ष कह सकते हैं, एक संक्षेप कह सकते हैं, इसके अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, कोई व्यक्ति कैसे अभिप्रेरित होता है, कैसे कार्य करता है, ये सब इसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए उसको ध्यान से पढ़िएगा। और आपके केवीएस टीजीटी के सिलेबस में दिया है। इसके अलावा जो बच्चे सुपर टेट की तैयारी करें उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ यूपी टेट, सी टेट और अदर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। साथ ही साथ जिन्होंने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। मैं केवीएस, एनवीएस और कस्तूरबा वैकेंसी को लेकर के समय समय पर जानकारी डालती रहती हूँ। जैसे ही कोई जानकारी पोस्ट करूँगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप यूपी टीजीटी बायोलॉजी या फिर एलटी बायोलॉजी की तैयारी करें तो भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही इसकी भर्ती संबंधी कोई भी नोटिफिकेशन आता है, इसके नोट्स बिल्कुल प्रिपेयर हैं। बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए बता रही हूँ मैं, जूलॉजी प्लस बॉटनी, इसके नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। वीडियो के माध्यम से मैं इसके नोट्स अपलोड करना स्टार्ट कर दूँगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मोटिवेशन, या इसी को हिंदी में कह सकते हैं अभिप्रेरणा के संघटक। ठीक है, अभिप्रेरणा के संघटक या मोटिवेशन के फैक्टर्स या कंपोनेंट्स, इनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले मोटिवेशन के बारे में जानेंगे। मोटिवेशन क्या होता है, हालांकि मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक वन लाइनर टाइप में जो है कवर कर लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। किसी कार्य को प्रारंभ करने, जो लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। किसी कार्य को प्रारंभ करने या शुरू करने, उस कार्य को जारी रखने और नियंत्रित करने की प्रक्रिया को ही मोटिवेशन कहते हैं। ठीक है, जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी थी वो इसको फिर से देख सकते हैं। किसी कार्य को शुरू करने, जारी रखने और नियंत्रित रखने की अवस्था या प्रक्रिया जो होती है उसी को क्या कहते हैं, मोटिवेशन कहते हैं या अभिप्रेरणा कहते हैं। ठीक, किसी कार्य को शुरू करना। ठीक, जैसे कि सपोज़ करो आपकी भर्ती का फॉर्म आ गया। ठीक है, अब भर्ती का फॉर्म आ गया तो आपने क्या किया, ये आपके लिए मोटिवेशन का काम किया भर्ती के फॉर्म ने। आपने पढ़ना शुरू कर दिया, फिर जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आपने क्या किया, अपनी पढ़ाई को जारी रखा। तो ये हो गया जारी रखने की क्रिया। अब एग्ज़ाम आप किसका दे रहे हैं, केवीएस का। ठीक है, तो जाहिर सी बात है आप अपने आप को नियंत्रित रखेंगे केवीएस के सिलेबस के अंतर्गत, यानी कि इस केवीएस का सिलेबस तैयार करेंगे। ठीक, तो ये हो गया नियंत्रित रखने की प्रक्रिया। ऐसा तो है नहीं एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं केवीएस का और सिलेबस आप पढ़ के जा रहे हैं आईएएस का। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये नियंत्रित रखने की प्रक्रिया। तो भर्ती जो है वो हो गई आपकी क्या, एक मोटिवेशन की तरह कार्य कर रही है। और मोटिवेशन के मिलने के बाद आपने पढ़ाई को शुरू किया, फिर जारी रखा क्या आपने, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो गया तब तक पढ़ाई को जारी रखा और जिस भर्ती का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसका सिलेबस आपने तैयार किया। ठीक, जैसे केवीएस का दे रहे हैं तो आपने केवीएस का सिलेबस तैयार किया, या एस्टेट का दे रहे हैं तो फिर आपने एस्टेट का सिलेबस तैयार किया। जो भी एग्ज़ाम आपको देना है उस सिलेबस को आपने तैयार किया। तो ये हो गया नियंत्रित रखने की प्रक्रिया। तो यही क्या कहलाएगी, ये मोटिवेशन या अभिप्रेरणा कहलाती है, कार्य को शुरू करने, जारी रखने और नियंत्रित रखने की प्रक्रिया। ठीक, अब इसके बाद आ जाते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मोटिवेशन, यानी कि अभिप्रेरणा के संघटक। कंपोनेंट्स ऑफ मोटिवेशन, जो लोग नोट्स बना रहे हैं लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं लेंदी नोट्स, और मैं बता दूं जिन्हें बहुत ज़्यादा थ्योरी चाहिए तो इतनी ज़्यादा थ्योरी अगर आपको चाहिए तो आप किताबें पढ़ सकते हैं। इतनी सारी किताबें हैं, किताबों में 2-4 किलो थ्योरी हर टॉपिक में दी हुई है, तो कोई परेशानी की बात नहीं, जितने किलो पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये किताबें ही अगर रटना है तो किताबों से ही रट लो ना, फिर मतलब क्या रह जाएगा आपके इस तरीके से पढ़ने का और मेरे पढ़ाने का। ठीक है, तो मैं वो चीज़ें पढ़ा रही हूँ और उस तरीके से पढ़ा रही हूँ जो आपके एग्ज़ाम में काम आए, आप समझ सको। यहाँ रट्टाफिकेशन का काम नहीं, समझाने का काम है। तो अभिप्रेरणा के 3 इंपॉर्टेंट जो संगठक है वो आवश्यकताएं, अंतर्नोद और प्रोत्साहन, यानी कि नीड, ड्राइव्स एंड इंसेंटिव्स। ठीक है, अब ये क्या होते हैं इनके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। नीड, ड्राइव एंड इंसेंटिव्स। तो नीड, नाम से ही समझ में आ रहा है, आवश्यकताएं। ठीक है, जो किसी व्यक्ति की जो आवश्यकताएं होती हैं,
ठीक, कोई बायोलॉजिकल, कुछ मूलभूत, कुछ बेसिक जो है नीड्स होती हैं, कुछ जैविकीय आवश्यकताएं होती हैं बायोलॉजिकल, या फिर मनोसामाजिक आवश्यकताएं होती हैं, यानी कि साइको सोशल नीड्स होती हैं। ठीक है, जिन आवश्यकताओं को जो व्यक्ति है या जो प्राणी है वो पूरा करना चाहता है। ठीक है, ऐसी आवश्यकता जो बेसिक है, जो जिन्हें बालक को या व्यक्ति को या प्राणी को पूर्ण करना होता है। ठीक है, जैसे कि भोजन। भोजन क्या है? एक बेसिक नीड है कि भोजन तो आपको चाहिए ही चाहिए, चाहे सर्दी हो, चाहे बुखार हो, चाहे आप कोई छोटा काम करके कमाओ, बड़ा काम करके खाओ, भोजन के लिए इंसान मेहनत करता है दिन से रात, वो आपकी एक बेसिक नीड है। ठीक है, पानी हो गया, पानी चाहिए, कितने दिन नहीं पियोगे, 1 दिन 2 दिन, लेकिन एक समय के बाद पानी भी चाहिए, ये एक बेसिक नीड है। ऑक्सीजन, ये क्या है? एक बेसिक नीड है। ठीक है, आराम एक बेसिक नीड है। आप कितने दिन काम करोगे, कितने घंटे लगातार काम करोगे, एक वक्त के बाद आपको आराम चाहिए है। सुरक्षा चाहिए, स्नेह चाहिए है, सम्मान चाहिए है। ठीक है, कई सारी इस तरीके की जो नीड्स होती हैं वो आ जाती हैं आवश्यकताओं या नीड के अंतर्गत। फिर क्या होता है? अंतर्नोद, यानी कि भूख। ठीक है, अंतर्नोद का मतलब होता है जो आवश्यकताओं के द्वारा जन्मती हैं। ठीक है, आवश्यकता क्या है? भोजन। आवश्यकताओं ने किसको जन्म दिया है? भूख को। ठीक है, जब हमें भोजन क्यों चाहिए होता है? क्योंकि हमें भूख लगती है। ठीक है, भोजन क्या है? हमारी एक आवश्यकता है, और उस आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए हमें कौन जो है प्रोत्साहन देता है? अंतर्नोद देता है, यानी कि हमें भूख लगती है। ठीक है, और इसके प्रोत्साहन का कार्य कौन करता है? इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स क्या है? हमारे प्रोत्साहन है। जैसे कि भूख क्या है? एक अंतर्नोद है। भोजन आवश्यकता, हमें भूख लगी, हमने भोजन को खा लिया। ठीक है, तो भूख क्या हुआ? भूख अंतर्नोद के लिए जो भोजन है वो एक प्रोत्साहन का कार्य करने लग जाता है। ठीक, हमें भोजन मिल गया, या भोजन हमारे सामने रखा है, या हमारे पास भोजन बनाने का सामान रखा है। अब भोजन क्या है? हमारी बेसिक नीड है, जिसको हमें पूरा करना ही करना है, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। और उसको पूरा करने के लिए क्या होता है? हमें भूख लगती है। ठीक है, और भूख लगने पर हमें क्या हुआ? भोजन ने जो है एक प्रोत्साहन दिया। ठीक है, हमें भोजन ने क्या किया? एक प्रोत्साहन दिया, हमने भोजन को पका करके या उठा करके खा लिया, और हमारी भूख जो है शांत हो गई। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारे लिए प्रोत्साहन हो गया। ठीक है, यानी भूख अंतर्नोद को भोजन से संतुष्टि मिलती है, इसलिए भूख अंतर्नोद के लिए भोजन एक प्रोत्साहन है। ठीक है, भोजन क्या है? एक प्रोत्साहन है, जिसकी पूर्ति कर लेने पे, जिसको खा लेने पे बालक की या व्यक्ति की या प्राणी की आवश्यकता पूरी हो जाती है। ठीक है, भोजन क्या है? एक प्रोत्साहन है, जिसको अगर हमने खा लिया तो हमारी जो आवश्यकता है भोजन की वो पूरी हो जाएगी। और इसके लिए हमें कौन प्रेरित कर रहा है? अंतर्नोद, यानी कि भूख। हमें भूख लग रही है, वो हमें प्रेरित कर रही है कि भोजन खा लो, और हमने भोजन को खा लिया तो हमारी उस आवश्यकता की पूर्ति हो गई, हमारी भूख मिट गई। ठीक है, तो मैंने इसको जितना संभव था उतना इजी लैंग्वेज से समझाने की कोशिश करी है। फिर भी अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद चलते हैं मोटिव्स, यानी कि अभिप्रेरक। ठीक है, अभिप्रेरक क्या होते हैं, कौन होते हैं, किन्हें कहा जाता है? ठीक है, इसके बारे में देखेंगे, और जितना हो सकेगा मैं कोशिश करूँगी कि इसको भी थोड़ा सा जो है इजी लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करूँ। कई अभिप्रेरक क्या होता है? जो अभिप्रेरित करते हैं किसी कार्य को करने के लिए। नाम से ही समझ में आ रहा है, अभिप्रेरक, यानी कि अभिप्रेरित करने वाले, जो अभिप्रेरित करते हैं हमें किसी कार्य को करने के लिए। कई तरीके के अभिप्रेरक होते हैं। ठीक, तो मैकडूगल की एक डेफिनेशन देख लेते हैं। बहुत सारी वैसे तो डेफिनेशन है, लेकिन मैकडूगल की एक डेफिनेशन थोड़ी सी ठीक लग रही है और इम्पॉर्टेंट भी है ये। अभिप्रेरक व्यक्ति के अंतर्वैदेहिक तथा जो लिखना चाहते हैं उनके लिए मैं आराम से बता दी हूँ, तो वो लिखते भी जाएं साथ में। दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो उसे एक निश्चित ढंग से कार्य करने के लिए प्रवृत्त करती हैं। ठीक, अभिप्रेरक क्या है? व्यक्ति के अंतर्गत वो दशाएं जो उसको किसी पर्टिकुलर कार्य को करने के लिए प्रेरित कर रही हैं। ठीक है, वही क्या हो गए? अभिप्रेरक हो गए। ठीक है, वो कोई भी दैहिक दशाएं हो सकती हैं, मनोवैज्ञानिक दशाएं हो सकती हैं। ठीक है, जिसके द्वारा व्यक्ति क्या है? एक कार्य को करने के लिए प्रवृत्त होता है। ठीक,
ठीक है, प्रवृत्त होता है, वही क्या कहलाते हैं, अभिप्रेरक कहलाते हैं। और ये डेफिनेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है मैकडूगल की, इसलिए मैंने मैकडूगल की ही डेफिनेशन यहाँ पर ली है। तो कोई भी दैहिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं जो एक निश्चित ढंग से कार्य करने के लिए प्रवृत्त करती हैं, वही क्या कहलाते हैं, अभिप्रेरक कहलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे, अभिप्रेरकों के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ मोटिव्स। ठीक है, अभिप्रेरक कितने प्रकार के होते हैं। तो अभिप्रेरकों के प्रकारों के बारे में अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार बताए हैं। ठीक है, अभिप्रेरकों के तो कुछ मनोवैज्ञानिक अपने तरीके से डिफ़ाइन करते हैं, कुछ मनोवैज्ञानिक अपने तरीके से डिफ़ाइन करते हैं। तो जो इम्पॉर्टेंट प्रकार हैं, जो कि कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं जिनके नाम अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो उनके द्वारा बताए गए अभिप्रेरकों के प्रकार के बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैस्लो के अकॉर्डिंग देखते हैं। मैस्लो से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और मैस्लो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो मैस्लो के अकॉर्डिंग 2 प्रकार के अभिप्रेरक होते हैं। मैस्लो ने बताया कि 2 प्रकार के अभिप्रेरक होते हैं। जो लोग लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, शॉर्ट नोट्स की तरह आपके काम आएंगे, वन लाइनर की तरह आपके लिए यूज़फुल होंगे। तो मैस्लो ने एक बताया जन्मजात अभिप्रेरक होता है और एक अर्जित अभिप्रेरक होता है। ठीक है, जन्मजात यानी कि इनेट मोटिव्स कहते हैं और अर्जित अभिप्रेरक को एक्वायर्ड मोटिव्स कहते हैं। जो इंग्लिश में लिखना चाहे इंग्लिश में लिख सकते हैं, जो हिंदी में लिखना चाहे वो हिंदी में लिख सकते हैं। मैं दोनों ही लैंग्वेज में इसीलिए लिखा भी देती हूँ और समझा भी देती हूँ। तो जन्मजात अभिप्रेरक कौन से होते हैं, जैसे कि भूख है, प्यास है, नींद है, ये क्या होती है, जन्मजात अभिप्रेरक होते हैं। ठीक है, जो व्यक्ति में जन्म से पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, जन्मजात, यानी कि इन्नेट मोटिव्स कहलाते हैं। ठीक, तो इसमें कुछ भी ऐसा टिपिकल नहीं है समझने वाला, जाहिर सी बात है। भूख, प्यास, नींद, ये आपको जो है जन्मजात आपके अंदर ये प्रवृत्ति होती है, भूख लगने की, प्यास लगने की, नींद की। ठीक है, और भी बहुत सारे जन्मजात अभिप्रेरक होते हैं, लेकिन यहाँ मैंने इम्पोर्टेंट बता दिए। फिर है अर्जित अभिप्रेरक, जैसे कि रुचि हो गई, प्रतिष्ठा हो गई, ठीक है, या सम्मान कह सकते हैं इसी को। ठीक, ये क्या होते हैं, अर्जित होते हैं, यानी कि ऐसे अभिप्रेरक जो प्राणी अपने प्रयासों और अनुभवों से अर्जित करता है, यानी कि प्राप्त करता है, वो अर्जित अभिप्रेरक हो गए। ठीक, और जो भूख प्यास है वो जन्मजात अभिप्रेरक हो गई। तो यहाँ पे बिल्कुल एकदम मैंने इजी लैंग्वेज में समझा दिया है मैस्लो के द्वारा बताए हुए 2 अभिप्रेरक जो मैस्लो ने बताए थे, जन्मजात अभिप्रेरक और अर्जित अभिप्रेरक। फिर इसके बाद दूसरा प्रकार देखते हैं, एक और मनोवैज्ञानिक है थॉम्सन। ठीक है, थॉम्सन मनोवैज्ञानिक है, इन्हें हिंदी में इस तरीके से लिखेंगे, थॉम्सन। इन्होंने भी अभिप्रेरकों को 2 भागों में डिवाइड किया है, स्वाभाविक अभिप्रेरक, स्वाभाविक अभिप्रेरक, शॉर्ट में मैंने यहाँ पे अभिप्रेरक का अभी कर दिया। ठीक है, अभिप्रेरक है इसका मतलब, और कृत्रिम अभिप्रेरक, स्वाभाविक अभिप्रेरक और कृत्रिम अभिप्रेरक। स्वाभाविक यानी कि नेचुरल मोटिव्स, जो नेचुरल होते हैं, स्वाभाविक होते हैं, और कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल। ठीक है, आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम या नकली। ठीक है, तो स्वाभाविक अभिप्रेरक कौन से होते हैं, जैसे खेलना हो गया, सुख की प्राप्ति हो गई, ये क्या होते हैं, नेचुरल होते हैं। ठीक है, खेलना चाहते हैं, सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये स्वाभाविक है। ठीक, ये स्वभाव में, ये नेचुरल है अभिप्रेरक। ठीक, यानी व्यक्ति में स्वभावगत प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। और जो कृत्रिम अभिप्रेरक या आर्टिफिशियल है, जैसे कि पुरस्कार हो गया, प्रशंसा है, या पनिशमेंट देना यानी कि दंड है। ठीक, ये क्या होते हैं, कृत्रिम अभिप्रेरक होते हैं, जो कुछ टाइम के लिए होते हैं। जैसे कि किसी प्राणी को किसी कार्य को करने के लिए हमें प्रोत्साहित करना है, तो हमने उसकी प्रशंसा कर दी, पुरस्कार दे दिया। ठीक है, या किसी को अवांछनीय कार्य करने से रोकना है तो उसको दंड देना, तो ये क्या हो गए, कृत्रिम अभिप्रेरक हो गए। और ये किसने बताए थे, थॉम्सन ने बताए थे। तो यहाँ पर ये 2 अभिप्रेरक हो गए, स्वाभाविक अभिप्रेरक और कृत्रिम अभिप्रेरक। अब इसके बाद नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट है गैरेट। ठीक है, गैरेट के अकॉर्डिंग देखते हैं अभिप्रेरकों के प्रकार। गैरेट, तो गैरेट ने अभिप्रेरकों के प्रकार को 3 भागों में डिवाइड किया था। ठीक है,
3 भागों में। पहला हो गया जैविक अभिप्रेरक, जैविक अभिप्रेरक जिसे बायोजेनिक मोटिव्स भी कहते हैं इंग्लिश में। दूसरा है मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक, मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक, मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक और इसे इंग्लिश में साइकोजेनिक मोटिव्स भी कहते हैं। तीसरा है सामाजिक अभिप्रेरक, सामाजिक अभिप्रेरक और इसे इंग्लिश में सोशियोजेनिक मोटिव्स भी कहते हैं। ठीक है, तो जैविक अभिप्रेरक, मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक और सामाजिक अभिप्रेरक। जैविक अभिप्रेरक के अंतर्गत प्रायः संवेग आ जाते हैं, जैसे कि क्रोध, भय, प्रेम, तो अधिकतर इसमें क्या आ जाते हैं, संवेग आ जाते हैं, जो प्राणी की जैविकी आवश्यकताओं के कारण उत्पन्न होते हैं, वो जैविक अभिप्रेरक कहलाते हैं। मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक क्या होते हैं, इसको एग्जाम्पल से देखेंगे, जैसे कि जिज्ञासा हो गई, ठीक है, जिज्ञासा हो गई, रचनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी हो गई। ठीक, जो मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक होते हैं, ठीक है, यानी कि व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के फलस्वरूप जो उत्पन्न होते हैं। फिर है सामाजिक अभिप्रेरक, सामाजिक अभिप्रेरक जैसे कि प्रतिष्ठा या इसे सम्मान कह सकते हैं, ठीक है, सुरक्षा, ठीक, संग्रह, संग्रह भी तो करता है व्यक्ति, धन का संग्रह करता है, चीज़ों का संग्रह करता है, सामाजिक अभिप्रेरक का कार्य करते हैं। ठीक है, प्रतिष्ठा है, सुरक्षा है, संग्रह है। तो गैरेट ने ये 3 प्रकार के अभिप्रेरक बताए हैं। ठीक है, सामाजिक अभिप्रेरक यानी कि सामाजिक मान्यताओं, आदर्शों के कारण जो उत्पन्न होते हैं, वो सामाजिक अभिप्रेरक। फिर कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अभिप्रेरकों को कुछ अलग भागों में डिवाइड किया है या दूसरे तरीके से नाम दिया है, जैसे इन्होंने जैविक या मनोवैज्ञानिक या सामाजिक कहा है। कुछ ने प्राथमिक और द्वितीयक कहा है अभिप्रेरकों को, या प्राथमिक और द्वितीयक में विभाजित किया है। ठीक है, प्राथमिक अभिप्रेरक यानी कि प्राइमरी मोटिव्स, प्राइमरी मोटिव्स, घूम फिर कर के चीज़ें वही हैं, सिर्फ मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने अकॉर्डिंग उनको नाम दे दिया है। ठीक है सब में वही चीज़ें। ठीक, सभी मनोवैज्ञानिकों ने जितने अभिप्रेरक बताए हैं लगभग उसमें सभी चीज़ें हैं, सिर्फ नाम उन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग दिए हैं। तो प्राथमिक अभिप्रेरक यानी कि प्राइमरी मोटिव्स और द्वितीय अभिप्रेरक यानी कि सेकेंडरी मोटिव्स भी इसको कह सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो प्राथमिक अभिप्रेरक जो होते हैं, प्राथमिक अभिप्रेरक को दूसरे शब्दों में दैहिक अभिप्रेरक भी कह सकते हैं। ठीक है, दैहिक अभिप्रेरक भी इन्हें कहते हैं, यानी कि बायोलॉजिकल मोटिव्स या फिर फिजिकल मोटिव्स, जो भी आप जैसे भी आप समझना चाहें। तो प्राथमिक अभिप्रेरक को दैहिक अभिप्रेरक भी कहते हैं। ठीक है, ये प्राणी की दैहिक आवश्यकताओं से संबंधित होते हैं, जैसे कि भूख, प्यास, ये सारी क्या होती है, मनुष्य की दैहिक आवश्यकताएं या मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित होती हैं, जो प्राथमिक अभिप्रेरक होते हैं। द्वितीय अभिप्रेरक कौन से होते हैं, द्वितीय अभिप्रेरकों को मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक भी कहा जाता है। ठीक है, या इन्हें साइकोलॉजिकल मोटिव्स भी कहते हैं। ठीक है, किसको कहते हैं, द्वितीय अभिप्रेरक को कहते हैं। प्राथमिक हो गया दैहिक अभिप्रेरक और द्वितीय अभिप्रेरक हो गया मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक। इसके अंतर्गत वे आवश्यकताएं आती हैं जो प्राणी की सामाजिक या मनोवैज्ञानिक होती हैं। ठीक, प्राणी की सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं आती हैं, जैसे कि प्रतिष्ठा है, जिज्ञासा है, ये क्या है, ये प्राणी की सामाजिक या मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं हैं। ठीक है, जो द्वितीय अभिप्रेरक के अंतर्गत आती हैं। तो अभिप्रेरकों के प्रकार को इस तरीके से भी डिवाइड किया जा सकता है। तो यहाँ तक मुझे लगता है कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।